Hello and welcome back, dear students. In today's video, we will be discussing some few more questions on friction. लास्ट वीडियो में हमने फ्रिक्शन के बेसिक आइडिया को जाना था कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन कब लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन की फॉर्मूला कब आती है, कब हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन डिसअपियर हो जाता है, कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो फ्रिक्शन कितना होगा, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो फ्रिक्शन कितना होगा, वो हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में होमवर्क के क्वेश्चंस और फ्यू मोर क्वेश्चंस मैंने इस शॉर्ट वीडियो में लाए हैं। 3-4 क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस फ्रिक्शन के बेस पे ही है। तो वी हैव द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट m1 बाय m2 अगर m1 इज जस्ट स्लाइडिंग। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें m1 और m2 की वैल्यू चाहिए, सॉरी इन दोनों का रेशियो चाहिए सच दैट कि जो m1 है ना ये जस्ट स्लाइड करने लग जाए। जस्ट स्लाइडिंग वाली कंडीशन हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन होगी। अगर एक्सेलरेट होता तो हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अगर हम कहते हैं कि ब्लॉक अपनी जगह पे ही है तब हम बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा ध्यान से समझ लें, क्वेश्चन में क्या चीज दी है, तो क्वाइट ऑब्वियसली ये एक पूरी स्ट्रिंग है, एक ही रस्सी है, तो इसका मतलब एक ही टेंशन होगा। लेट्स से लेट मी कॉल दिस टेंशन टी, और यहाँ पे भी टेंशन होगा टी अवे फ्रॉम द बॉडी, तो यहाँ पे भी टेंशन टी, तो यहाँ पे भी टेंशन टी। नाउ फर्स्ट थिंग वी नीड टू स्पॉट कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक में जो ड्राइविंग फोर्स होगा, ये ड्राइव कौन कराएगा इसको, दैट इज एक्चुअली टी, बट नॉट परफेक्टली टी, बट टी का एक कंपोनेंट, दैट इज व्हाट वी कॉल एज टी कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं, तो यहाँ की तरफ लगेगा टी कॉस 37 और ऊपर की तरफ लगेगा दैट इज टी साइन 37। फाइन। अब हमें पता है कि टी कॉस थीटा यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स होगा, तो मैं लिखूंगा, अगर मैं इसका सोल्यूशन लिख लेता हूँ तो मैं लिखूंगा टी कॉस 37 विल बी ड्राइविंग फोर्स, विल बी ड्राइविंग फोर्स। नाउ अंडरस्टैंड करना हमें कि जो टी कॉस थीटा होगा, जस्ट स्लाइडिंग वाली कंडीशन है, टी कॉस 37 ही हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जस्ट स्लाइडिंग। अब हम टी कॉस थीटा के बदले लिखे टी कॉस 37, हमने ऑलरेडी लिखी हुई है वहां पे, दैट इज कॉस 37 इज 4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू एफ एल किसके बराबर होता है, दैट इज म्यू एस मल्टीप्लाइडेड बाय एन। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस डिटेल में किया है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का काम क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, कहाँ पे ये हमें बताता है मैक्सिमम फोर्स की नीड, मिनिमम फोर्स की नीड। तो अब यहाँ पे एन का बड़ा कॉन्सेप्ट हमें जरूरी समझना है। अब इधर देखिए ऊपर की तरफ लग रहा है टी साइन थीटा और नीचे की तरफ लग रहा है एम जी और ऊपर की तरफ लग रहा है एन। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो यहाँ पे मेरे पास एन की वैल्यू आ जाएगी एम जी माइनस टी साइन थीटा, टी साइन थीटा वो 37 है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टी मल्टीप्लाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू म्यू एस मल्टीप्लाइडेड बाय एन। एन की वैल्यू आ जाएगी एम जी माइनस टी साइन थीटा, ओ सॉरी थीटा यहाँ पे हमारे पास है 37। बस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है ऑलमोस्ट। अब देखिए मैं पहले टी की वैल्यू निकालूं। देखिए अब अगर मैंने बोला इट इज गोइंग टू जस्ट स्लाइड, तो कहने का मतलब इट इज जस्ट गोइंग टू स्लाइड, तो इसको मैं रेस्ट कंडीशन में मान लेता हूं। अगर मैं एक्सेलरेटिंग बोल देता तब तो ये नीचे चला जाता। तो मैं लिखूंगा टी इज इक्वल टू नथिंग बट एम टू इंटू जी, क्योंकि जस्ट स्लाइडिंग वाली कंडीशन में आई विल ट्रीट दिस ब्लॉक एट रेस्ट, क्योंकि तभी हमारे पास एक्सेलरेशन, वरना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती। तो मैं लिखूंगा टी की वैल्यू जो है हमारे पास एम टू इंटू जी, तो मैं लिखूंगा एम टू इंटू जी टी के बदले मल्टीप्लाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू म्यू एस, एज सच म्यू एस हमारे पास गिवन है 0.5 मल्टीप्लाइडेड बाय एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जो हमारे पास n की वैल्यू है दैट इज हमारे पास m1g आएगा यहाँ पे, दैट इज m1g माइनस
टी के बदले टी हमने अभी निकाला हुआ है, दैट इज m2g साइन 37 हमारे पास है 3/5। नाउ इंटरेस्टिंगली अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो g, यहाँ पे भी g है, यहाँ पे भी g है, पहले g को कॉमन निकालो तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ पे g को कैंसिल कर सकता हूँ। आई कैन कैंसिल आउट दिस g, तो g कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा m2 मल्टीप्लाइडेड बाई 4/5, इसको यहाँ पे 0.5 को यहीं पे डिवाइड कर दो, इज इक्वल टू m1 माइनस m2 मल्टीप्लाइडेड बाई 3/5। तो ये मेरे पास यहाँ तक इक्वेशन बन के आई। तो 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 1/2, वो हम जानते हैं 5 इंटू 0.2 वो आ जाएगा m2 मल्टीप्लाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2.5, क्योंकि वी नो अगर आप किसी भी इक्वे नंबर को उसके हाफ से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर भी हाफ ही हो जाता है। दैट इज इक्वल टू m1 माइनस 3m2 डिवाइडेड बाई 5। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ m2 मल्टीप्लाइडेड बाई 4, 2/5 को मैं लिख सकता हूँ 1/2/5 को मैं लिख सकता हूँ 2/5। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास m1 माइनस 3m2 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आ जाएगा मेरे पास 8m2 डिवाइडेड बाई 5। इस m2 को भी इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा 3m2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू m1। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व कर लूँ तो 5 एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा मेरे पास 8 + 3 11m2 इज इक्वल टू m1। तो मेरे पास अगर जो क्वेश्चन में पूछा है मेरे पास वो क्या पूछा है m1/m2। तो अगर मैं यहाँ से m1 डिवाइडेड बाई m2 की वैल्यू निकाल दूँ तो m1/m2 मेरे पास कितनी आ जाएगी, दैट इज 11/5। 11/5 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो m1/m2 वो वाला रेशियो है जब ये जस्ट स्लाइड करने लग जाए। अगर ये रेशियो इससे ज़्यादा बढ़ गया तो इसका मतलब क्वाइट ऑब्वियसली ये बॉडी एक्सेलरेट करने लग जाएगी, तो उस केस में T2 की वैल्यू जो होगी ना वो अकॉर्डिंगली g के हिसाब से चेंज हो जाएगी क्योंकि वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज सेइंग जब बॉडी नीचे कंडीशन है एक ये, जब भी बॉडी रोल डाउन कर ले विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें ध्यान से हमें समझना है क्योंकि इससे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ जाता है। देखिए अगर बॉडी नीचे स्लाइड कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो होगा वो हमारा जीरो होगा। अब एक्सेलरेशन यहाँ पे राइट नाउ कितना है, जीरो है। अब समझना है हमें एक्सेलरेशन जीरो है, अगर ये बॉडी स्लाइड डाउन कर रही है तो इसका मतलब यहाँ की तरफ जो फोर्स लगेगा जो उसको ड्राइव कर रहा है नीचे की तरफ, दैट इज mg sin थीटा, और ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज F के, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो मैं लिखूंगा जहाँ नीचे रहा है दैट इज mg sin थीटा, वी नो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन माइनस F के इज इक्वल टू, जिस ब्लॉक की बात करते हैं उसी का मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया तो ये एक्सेलरेशन जीरो, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा mg sin थीटा इज इक्वल टू f इंटू के। अब एफ के का बड़ा सिंपल काम है, तो मैं ये जानता हूँ दिस इज mg, और हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इसको, दैट इज mg cos थीटा, और ये है हमारा थीटा, तो ये है हमारा n। तो एफ के की वैल्यू किसके बराबर होती है, we know mg sin theta is equal to fk is nothing but mu k into n। तो मैं लिख सकता हूँ mg sin theta is equal to mu k into n के बदले मैं लिख सकता हूँ mg cos theta। नाउ mg से mg गया तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ tan theta is equal to mu k। नाउ दिस रिजल्ट इज फॉर मोर इम्पॉर्टेंट, ये जो रिजल्ट यहाँ पे मैंने लिखा ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट। तो ध्यान में क्या रखना है, अगर कभी भी आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट tan ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बराबर आएगा तो ध्यान रख लेना उस केस में बॉडी में एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो होगा, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने ये लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री,
और मैंने लिखा यहाँ पे जो म्यू है वो √3 के बराबर है। लेट्स इमेजिन मैंने लिखा √3 के बराबर है। तो क्या मैं ये जानता हूँ जो tan ऑफ 60 है वो भी √3 के बराबर है। तो मेरे पास tan ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसके बराबर आ गया? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर। तो जो ही काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा तो हमारी बॉडी कैसे ट्रेवल करेगी? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। इस केस में जो आंसर होगा वो हम डायरेक्टली लिखेंगे, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन होगा 0। जैसे एक और केस ले लेते हैं, मान लेते हैं सपोज मैंने लिखा जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू के वो कितनी है? वो 1 है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन 1 है और थीटा मान लेते हैं 45 है, तो tan ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? वो भी 1 है। वो और काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कितना है? वो भी 1 है। तो क्वाइट इंटरेस्टिंगली इस केस में हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये बॉडी जो है ना वो स्लाइड करेगी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, शायद एआईपीएमटी में या एम्स में आया हुआ सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है टाइम टेकन बाय अ ब्लॉक ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? थीटा है, वो n टाइम्स है टू दैट ऑफ आइडेंटिकल स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लेते हैं ये रफ इंक्लाइन प्लेन है और ये हमारे पास स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, मतलब वहां पे जो फ्रिक्शन है वो 0 है। तो ये मेरे पास ब्लॉक है जिस ब्लॉक का मास m है। अब ये कह रहा है कि इस ब्लॉक में सेम डिस्टेंस s ट्रैवल करने में, एंगल थीटा ट्रैवल करने में, मान लेते हैं यहाँ का टाइम है t1, यहाँ का टाइम है t2। क्वाइट ऑब्वियसली यहाँ का टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि सरफेस रफ है। तो सरफेस रफ होने के कारण जो यहाँ का टाइम है वो कंपैरेटिवली यहाँ ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो t1 है ना वो n टाइम्स t2 है। अब यही कह रहा है क्वेश्चन हमारे से, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है। देखिए इस क्वेश्चन में हम अगर हम इस डिस्टेंस को निकालें, क्या मैं हम जानते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फाइन। तो u की वैल्यू 0 क्योंकि हमने ब्लॉक को रखा है, थ्रो तो नहीं किया हुआ है, तो s की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 2 एक्सेलरेशन। नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं लिखता हूं यहाँ पे जी यू जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। नाउ यू विल बी आस्किंग व्हाई सो। देखिए हमने इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है जब बॉडी स्लाइड डाउन करे ऑन सम काइनेटिक फ्रिक्शन, सॉरी ऑन सम रफ सरफेस जहां पे फ्रिक्शन होगा, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन आता है वो कितना आता है? जी साइन थीटा माइनस म्यू के। इसमें आप डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन सॉरी एफ नेट इक्वल टू एम ए लगा सकते हैं। मान लेते हैं ये बॉडी नीचे जा रहा है, नीचे इसको कौन ले जा रहा है? दैट इज जी साइन थीटा। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? दैट इज एफ के। ठीक है, अगर इसमें एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं लिखूंगा जी साइन थीटा माइनस एफ के इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ के किसके बराबर होता है? तो मैं लिखूंगा जी साइन थीटा माइनस एफ के दैट इज म्यू के कॉस थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू देखिए यही आ गई जी साइन थीटा म्यू के इंटू जी है ना, जी कॉस थीटा, क्योंकि जी कॉस थीटा इज एक्चुअली गिविंग इट द एक्सेलरेशन। मतलब एम भी साथ में आ जाएगा तो वो लास्ट में वो एम जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा ऐसे, एम जी यहाँ पे भी एम इंटू जी, एम इंटू जी, वो एम लास्ट में कैंसिल आउट होके हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आ जाएगी। अब यहाँ पे टी स्क्वायर तो मल्टीप्लाई, तो अगर मैं यहाँ से टी की वैल्यू निकालूं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे एस डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, और ये रूट आ जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है। तो ये मेरे पास टाइम t1 आ गया जब सरफेस क्या थी? रफ थी। अब अगर मैं स्मूथ सरफेस के लिए निकालूंगा तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा t2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2s डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा। ठीक है ना, तो आपने पढ़ा होगा 2h/g, वो तो फ्री फॉल वाला केस है, वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन। ये तो इंक्लाइन मोशन है, तो t2 कितना है? दैट इज 2s डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा। नाउ मैं डायरेक्टली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर ऐसे दे सकता हूं कि जो t1 है वो n टाइम्स t2 है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें t1 की वैल्यू कितनी है? दैट इज 2s, ये वाली वैल्यू लगा रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा
माइनस म्यू के इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एन टाइम्स T2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2s डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा। देखिए मेरे पास जो आंसर है मुझे म्यू के चाहिए, तो म्यू के लिए अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर करने पे रूट हट जाएगा, तो वहां पे बचेगा 2s जी और जी कैंसिल आउट कर दूं। देखिए ऐसे मैं इस क्वेश्चन को अगर यहाँ पे सॉल्व कर लूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पे, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 2s भी कैंसिल आउट ही होता हुआ दिख रहा है ना। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो 2s कैंसिल, क्योंकि पहले तो रूट हट जाएगा, 2s कैंसिल, जी कैंसिल, तो मैं वहां पे डायरेक्टली चलो लिख लेते एक बार 2s डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू 2s, क्योंकि स्क्वायर खत्म, रूट खत्म हो चुका है, दैट इज जी साइन थीटा। नाउ देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स लगनी है, 2s से 2s कैंसिल, g से g कैंसिल, तो ये n थीटा जो है इधर चला जाएगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय, चलो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। बड़ा सिंपल है, जस्ट मैंने क्या किया, एन स्क्वायर बाय साइन थीटा पहले लिख दिया और 1/2 ऐसे लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज एन स्क्वायर साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। फाइन, साइन वाली टर्म्स एक साइड ले आओ, कॉस वाली टर्म एक साइड ले आओ, तो मैं लिखूंगा एन स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू के कॉस थीटा, और एन स्क्वायर साथ में है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा को कॉमन निकालूं तो यहाँ पे क्या बचा, एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू के इंटू कॉस थीटा। तो मुझे म्यू के की वैल्यू चाहिए, तो ये पूरी टर्म साइन बाई कॉस टेन हो जाएगा, तो म्यू के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर माइनस 1 tan of theta. So this will be the value of coefficient of friction in this case. अगर इस केस में जो है टाइम एंड टाइम्स इक्वल, तो वैल्यू रखेंगे तो we will get the value of n. Now we have one more question. The question is same. अच्छा एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन है, वी हैव द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एज वेल, और नीट में भी आया हुआ है सवाल है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली एंड ब्लॉक। अच्छा एक्सेलरेशन पूछा है और ट्रॉली और ब्लॉक के बीच में, देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट दिया हुआ है फ्रिक्शन का, इसका मतलब ये सरफेस स्मूथ नहीं है, ये रफ है। अगर मैं इसका एफबीटी यहीं पे बना लूँ तो मैं यहाँ पे जानता हूँ, तो यहाँ पे लगेगा 200, ठीक है ना, और ऊपर की तरफ लगेगा दैट इज एन, दैट इज 200, ठीक है ना, ब्लॉक वर्टिकली डायरेक्शन इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ की तरफ लगेगा एफ के, ठीक है। अब यहाँ की तरफ लगेगा 4 इंटू जी, है ना, ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन टी इधर, क्योंकि हम हमेशा टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी बना देते हैं, यहाँ पे भी टेंशन टी इस बॉडी से दूर, यहाँ पे इस बॉडी से दूर। अब क्वाइट ऑब्वियसली यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स होगा सॉरी, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा वो 4g करेगा, क्योंकि इसका मैंने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल फोर्स नेट पुलिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा ना वो इधर की तरफ होगा, लेट्स से दिस इज द एक्सेलरेशन ए व्हिच इज बीइंग आस्क्ड, तो ये बॉडी भी आगे जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे साइड में पहले एफ के निकालूं, एफ के इज नथिंग बट म्यू इंटू एन, मैंने बोला अगर ये लिखा है एक ही, वही काइनेटिक भी होगा वही स्टैटिक भी होगा, तो काइनेटिक ले लेते हैं, दैट इज 0.02, एन की वैल्यू कितनी है 200, तो वो आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 200, है ना, 2 0 से 2 0 कैंसल, तो एफ के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ के की वैल्यू आ जाएगी 4। अच्छा ठीक है, एफ के की वैल्यू आ गई 4, हमसे पूछा एक्सेलरेशन, बोथ विल मूव द विद द कॉमन एक्सेलरेशन। तो इस केस में अगर या तो मैं इसका ले लूं या तो इसका ले लूं, आंसर दोनों का सेम आएगा, ट्रॉली ब्लॉक सिस्टम का। तो इस केस में मैं अगर लिख दूं फॉर ट्रॉली,
ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, इंपॉर्टेंट नोटेबल पॉइंट जो है ना वो है ड्राइविंग फोर्स पहचाना। ड्राइविंग फोर्स बॉडी की डायरेक्शन, बॉडी का जो मोशन है ना वो इधर की तरफ हो रहा है, राइट, वो इधर की तरफ हो रहा है, एक्सेलरेशन ए है बॉडी का। तो बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन में कौन सा फोर्स लग रहा है, दैट इज टी। मैं लिखूंगा टी माइनस एफ के इज इक्वल टू 20 इंटू एक्सेलरेशन ए। तो मैं लिखूंगा टी माइनस एफ के की वैल्यू कितनी है, 4 इज इक्वल टू 20 इंटू ए। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास दो अननोन्स है तो सॉल्व तो नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं अगर इसी लिए लगा लूँ फॉर 4 kg ब्लॉक, फॉर 4 kg ब्लॉक, 4 kg ब्लॉक के लिए लगा ले फॉर्मूला। 4 kg ब्लॉक के लिए अगर मैं डियर स्टूडेंट्स लगा लूँ, देखिए 4 kg ब्लॉक के लिए मैं लगा लूँ, बॉडी का नीचे की तरफ हो रहा है एक्सेलरेशन, तो मैं लिखूंगा 40 माइनस टी इज इक्वल टू 4 इंटू एक्सेलरेशन ए, है ना। तो इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अगर मैं ऐड कर लूँ दोनों इक्वेशंस को तो टी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि मुझे टी कैंसिल करना है सो दैट कि मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाए। तो मैं लिखूंगा 40 माइनस टी प्लस टी माइनस 4 इज इक्वल टू 24 इंटू ए। फाइन, तो ये यहाँ से मेरे पास टी और टी कैंसिल हुआ, ये हमारे पास आ रहा है 36 इज इक्वल टू 24 इंटू ए। तो ए की वैल्यू आ रही है 36 डिवाइडेड बाई 24। तो 6 6 ज़ा 6 4 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4, दैट इज 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे फ्रिक्शन के, थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन एक दो थे हमारे पास, जैसे ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सवाल है। तो इन क्वेश्चंस में हमें ध्यान में रखना होता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का एग्जिस्टेंस कब आता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का एग्जिस्टेंस कब आता है, और ये वाला कॉन्सेप्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन tan थीटा के बराबर है, तो मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर है, तो बॉडी हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। आई होप आपको ये थोड़े से क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस, पुली वाले सिस्टम क्वेश्चंस जो है ना फ्रिक्शन के केस में ले आएंगे। थैंक यू।